गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। अभी हमने पिछली क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म किया है और अब हम केमिकल काइनेटिक्स करने वाले हैं। तो शुरू करें केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर विच इज कॉल्ड नीट लाइव। हियर वी हैव द इंग्लिश मीडियम चैनल। ये हमारा हिंदी मीडियम का बैच है जिसे हम कहते हैं लक्ष्य बैच। नीट यूजी 2022 के लिए पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। 4 मई से ये शुरू हो चुका है और आज हम इसके अंदर शुरू कर रहे हैं ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। कल हमने इसके अंदर गैसियस स्टेट यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर समाप्त किया है, द्रव की अवस्थाएं। यहां पर इसका प्राइस है 1999 रुपए, जो कि 10% की छूट के साथ 1800 रुपए हो जाता है, जो कि प्रति माह के रूप में ये 600 रुपए प्रति माह बन जाता है। केवल 600 रुपए प्रति माह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप ले सकते हैं 10% की छूट के साथ एवी लाइव कोड के साथ ये कोर्स, हिंदी माध्यम का 3 महीने का। और 3 महीने का कोर्स इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा नीट का एग्जाम है थोड़ा सा डिले हो जाए। तो अगर थोड़ा सा डिले होता है तो हो सकता है आपको उसका पूरा फायदा मिल जाए। Join with us in the Telegram channel t.me/unacademy_neet_official and t.me/unacademy_neet ये दो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। और यहां पर आपको मिल जाता है unacademy.com/@anup is my page on Unacademy where you can follow me to get the community, आज की क्लास के नोट्स, आज की क्लास की इंफॉर्मेशन और जितने भी हमारे क्लासेस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन कम्युनिटी पर मिल रही है। कम्युनिटी है, हमारे पास है ओपन हाउस, हमारे पास है स्पेशल क्लासेस और हमारे पास है प्लस कोर्स। तो इन सब के लिए यहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड हियर वी हैव द ट्रिपल शॉर्ट सीरीज। ट्रिपल शॉर्ट सीरीज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। कल 10 बजे हमारा केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट क्लास होगी। आज की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, आज की क्लास केमिकल काइनेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। ये आज की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कल की क्लास में, सैटरडे की क्लास में खत्म कर चुके हैं। प्रश्नोत्तरी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए द्रव की अवस्थाओं पे हमें पूरा का पूरा अध्याय हम कर रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास कर रहे हैं। 10:30 बजे ये 2 घंटे की क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे प्रश्न करने वाले हैं और सभी जितने भी कक्षाएं, जितने भी चीजें हैं उन सबको हम करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी द्रव की अवस्थाएं ये हिंदी माध्यम की कक्षा है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में प्रश्न होंगे, किंतु उनका उत्तर अंग्रेजी माध्यम में नहीं दिया जाएगा, हिंदी माध्यम में दिया जाएगा। तो यह हमारी प्रश्नोत्तरी है, द्रव की अवस्थाएं। रैंकर सीरीज हमारी है स्पेशल क्लास केमिस्ट्री रैंकर पेपर नंबर 64, कल रात को 10:30 बजे होने वाला है। अब हमने इस तरीके से कर दिया कि जैसे जैसे हमारा अध्याय समाप्त होगा वैसे ही हम उस अध्याय के प्रश्न करेंगे। एनविजन बैच फॉर टारगेट 2023 अप्रैल 6 से स्टार्ट हो चुका है। एंड देन वी हैव नीट ग्लोरी फॉर नीट यूजी मार्च 23 से। एंड देन वी हैव आइकॉनिक एंड प्लस live class weekly test structured course in unlimited access, which is the characteristic of plus, which is included in iconic. In addition to that, you get personal guidance, test analysis, expert guidelines, study planner, and printed study material delivered at your doorsteps. Unacademy subscription plus subscription AV live code के साथ आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। NEET UG with Unacademy, this is the iconic course and this is what we have as NEET UG 2023 with 3 months extra plus free subscription। यहां पर कोड आपने यूज करना है AV Live। You can use the AV Live code and here we have Let's Crack NEET UG with Unacademy, both plus and iconic subscriptions। चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल शॉर्ट सीरीज केमिकल काइनेटिक्स। ऑल आर रेडी। प्लस पे क्लास कितने बजे है? 3:15 है, शाम को 5:15 है प्लस की क्लास। सो प्लस क्लासेस एट 3:15 एंड एट 5:15, 2 बजे दो हमारी प्लस की क्लासेस हैं। तो चलिए शुरू करें आप केमिकल काइनेटिक्स।
माय वॉइस इज क्लियर? यस। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद फर्स्ट ऑब्वियसली स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, दैट इज द पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात हो जाती है विच इज द पाथ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। और लाइक करते चले जाइए, लाइक करने में बड़े आलसी हो गए आप। ठीक है। तो हमारे पास इसका मैकेनिज्म आ जाता है। Third thing that we have is when we talk about the speed of the reaction, we talk about the mechanism of the reaction. We talk about how we can factors which change the rate and path of reaction. ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस क्या हैं? Does not give the net energy change. It talks about the energy change in each step, not the net energy change. In fact, energy change in each step की भी बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बात करता है कि स्टेप को करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज केमिकल काइनेटिक्स। और एक बात का ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। ओवरलैप इस समय आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर आपको कोई पता चलता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, तो आप उससे स्पीड नहीं बता सकते। अगर आपको रिएक्शन की स्पीड पता है, तो आप उससे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या एनर्जी चेंज नहीं बता सकते। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन है, P ऑफ A प्लस Q ऑफ B gives us R of C plus S of D. ठीक है। दिस इज अ रिएक्शन दैट वी हैव। अब आपसे कहा जाता है कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीट। कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट क्या होता है? तो वी टॉक अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। और जब हम किसी भी काम के कंप्लीट होने की बात करते हैं, तो वो एक फिलोसफिकल बहुत कुछ, कंप्लीशन इज ऑलवेज फिलोसफिकल। कंप्लीशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, किसी भी चीज का कंप्लीशन एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है। मे बी समथिंग लाइक डेथ इज कंप्लीशन, उसके अलावा कंप्लीशन कुछ भी नहीं होता। परमानेंट डेथ इज द कंप्लीशन, और कुछ भी कंप्लीशन नहीं होता। यहां पे जब हम कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमें कंप्लीशन डिफाइन करना पड़ता है। वी मस्ट डिफाइन कंप्लीशन। ठीक है। इट कैन बी कंजम्पशन ऑफ specific amount of any reactant or formation of specific amount of product। ठीक है।
अब अगर हम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप ये भी डिफाइन करना चाहते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसे भी डिफाइन करने के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि आखिरकार आप कोर्स कंप्लीशन को कितना डिफाइन कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जब एनसीईआरटी हो जाएगी, तो दैट्स वन थिंग। अगर आप कहते हो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, तो अलग डेफिनेशन हो गई। आप कहते हो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो एक अलग कंप्लीशन हो गया। फिर आप कहते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर एंड अ रेफरेंस बुक, तो वो एक अलग कंप्लीशन हो गया। सबके लिए अलग अलग कंप्लीशन की डेफिनेशन हो जाएगी और सबके लिए उस कंप्लीशन के हिसाब से रेट डिफाइन हो जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट वी हैव एज द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो मेरे पास एक डेफिनेशन है रिएक्शन के कंप्लीशन की। अ रिएक्शन इज कंसीडर्ड कंप्लीट। ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार सी बात है, कई बार लोग बोलते हैं कि रिएक्शन इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, या वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, या फिर रिएक्शन स्टॉप्स। नहीं, एक बात मान लीजिए, आप अपना मकान बनवा रहे हैं, यू आर गेटिंग अ हाउस मेड, आपका हाउस कंप्लीट हो गया। अब उसका क्या मतलब है कि सारा का सारा घर बन गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आपने जो पत्थर मंगवा रखा, जब पत्थर पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो आप कह दोगे कि घर बन गया, कंप्लीट कंप्लीट हो गया। या जब आपने जो ईंटें मंगवा रखी हैं वो खत्म हो जाएंगी तो आप कहोगे घर कंप्लीट हो गया। या फिर अगर ईंटें बच गई है, पत्थर बच गया, लोहा बच गया, लेकिन घर बन गया, तो आप कहोगे नहीं घर अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि लोहा बचा हुआ है या ईंटें बची हुई है। नहीं, कंप्लीशन इज डिफाइंड बाय द हाउस। इट इज नॉट डिफाइंड बाय हाउ मच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज देयर। हाउ मच रिएक्टेंट और एनीथिंग इज देयर, उससे कंप्लीशन डिफाइन नहीं होता। कंप्लीशन आपके टारगेट से डिफाइन होता है, ना कि आपके पास कितना है, कितना बचा है। तो रिएक्शन इज कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ reactant is consumed or a specified amount of product is formed along with consumption of required amount of other reactants and formation of corresponding amount of other products according to a balanced chemical equation. ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। इसे हम रिएक्शन कंप्लीट बोल देते हैं। ठीक है। प्रतीक्षा, आप मेरे ख्याल से पढ़ाई पर ध्यान न देकर गप्पे मारने पर ध्यान दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहां पर लगता है सिर्फ गप्पे मारने के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है। यहां पे सक्षम मेडिकोस बेचारा बेचारा पूजा के नाम पे रो रहा है। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ये कौन सा चैप्टर है? केमिकल काइनेटिक्स सामने लिखा हुआ है। द पर्सन इज आस्किंग मी, यशकांत मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर है। बेटा ऊपर लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स। कैन यू सी दैट? चलिए, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पर हम रिएक्शन की ना प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, हम एडवांसमेंट ऑफ द रिएक्शन की बात कर सकते हैं। ठीक है। हम यहां पे बोल सकते हैं हाफ रिएक्शन। ठीक है। हाफ कंप्लीशन व्हेन half of the specified amount
of reactant is consumed or half of specified product is formed. ठीक है, along with consumption of required amount of the other reactants and the formation of corresponding amount of other products. That is what we call as completion of half reaction. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड रिएक्शन कंप्लीशन, रिएक्शन हाफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन, ये सारा का सारा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कंप्लीशन को डिफाइन क्या करते हैं। अगर आपका कंप्लीशन की डेफिनेशन बदल जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीशन भी बदल जाएगा। उतने ही रिएक्शन में मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने डिफाइन कर रखा है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करेगा, देन इन दैट केस लेट्स से ही डज द 2 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी, 2 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी अगर करता है तो इसका 1/15 कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 2 चैप्टर, क्योंकि 30 चैप्टर्स है टोटल एनसीईआरटी मिला के। दूसरा व्यक्ति कहता है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों, अगर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की बात करता है तो एनसीईआरटी में 30 चैप्टर्स हैं, एग्जाम्पलर में 30 चैप्टर्स हैं। अगर वो 2 चैप्टर एनसीईआरटी की बात करता है तो उसका 1 बाय कितना, रादर 1/29 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, 1/29 हुआ है उसका। अगर कोई कहता है मुझे एनसीईआरटी भी करनी, मुझे एग्जाम्पलर करना, मुझे पीवाईक्यू भी करना है, तो 30 चैप्टर पीवाईक्यू के ऐड हो जाएंगे। तो 30 चैप्टर पीवाईक्यू के ऐड हो जाएंगे, तो 1/89 चैप्टर उसने कंप्लीट किया या 2/89 चैप्टर उसने कंप्लीट किया है। तो देख रहे हो सबने 2-2 चैप्टर एनसीईआरटी के किए, लेकिन उनका फ्रैक्शन कंप्लीशन चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कंप्लीशन किसे डिफाइन किया है। तो अब अगर हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो एक ने 1/15 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, एक ने 2/29 किए, एक ने 2/89 किया है। तो जो सबसे आखिर में बात कर रहा है वो ऑल्दो सबने बराबर चैप्टर की है, लेकिन लास्ट वाला व्यक्ति सबसे स्लो चल रहा है क्योंकि अपने टारगेट के हिसाब से उसने कम काम किया है। तो हाउ मच इज योर स्पीड डिपेंड्स ऑन योर टारगेट। तो व्हाट टारगेट यू मेक दैट डिफाइंस हाउ फास्ट यू आर मूविंग। ठीक है, भावना कुमारी अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसे ब्लॉक कर दो, जवाब मत दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? और जिसने एक भी नहीं करा तो उसका तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ ना बेटा, उसकी तो कोई स्पीड ही नहीं है। तो बेटा आपको कितनी तेज चलना है या कितना काम कितने टाइम में करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना टारगेट क्या बनाते हो। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो आपको अपना टारगेट डिफाइन करना होता है, उसके बाद रास्ता डिफाइन हो जाएगा। That is half completion when half of the specified amount of reactant is consumed or half of the specified product is formed. That is what we call as half completion of the reaction. Now let us talk about advancement of the reaction. Advancement of the reaction. Advancement of the reaction is the fraction of the completion completed. ठीक है, एडवांसमेंट आप किसी भी यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांसमेंट एज सच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, एज सच एडवांसमेंट is dimensionless, but is mostly represented in mole per liter. ठीक है, its value is between 0 and 1. तो मैक्सिमम एडवांसमेंट 1 हो सकती है या फिर आप कह सकते हो 1 मोल पर लीटर। So that's what we have as advancement. Is it clear? ठीक है,
नाउ हमारे पास है रिएक्शन है P of A plus Q of B gives you R of S plus S of D। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। लेट अस से इसका एडवांसमेंट 1 है और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इफ द एडवांसमेंट इज 1 तो P मोल्स ऑफ A आर कंज्यूम्ड, Q moles of B are consumed, R moles of S are formed, and S moles of D are formed। R moles of C है, ये S नहीं है, सॉरी। ठीक है, S moles of D are formed। क्लियर? अगर एडवांसमेंट इज X तो PX moles of A are consumed, QX moles of A are consumed। ठीक है, RX moles of C are formed and SX moles of D are formed। ठीक है, कोई डाउट? अमरीन खान पूछ रही है सर रिवीजन कैसे करें इस चैप्टर का। बेटा हम इस चैप्टर का रिवीजन ही कर रहे हैं। आप रिवीजन से रिवीजन करेंगे, रिवीजन का रिवीजन करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर कंज्यूम्ड एंड दीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब आप बात करते हैं चेंज इन अमाउंट। चेंज इन कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, चेंज इन अमाउंट बोल सकते हैं। तो जब भी हम चेंज की बात करते हैं ना, चेंज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। So change is always final minus initial. So that is what we call as the change in the amount. Is it clear? स्वीटी शर्मा कह रही सर प्लीज बहुत डर लग रहा है। तो डर लग रहा है तो बेटा गाना गाओ। वैसे यहां पे डर लग रहा है तो पढ़ाई करो, डर दूर हो जाएगा। कहते हैं डर लगे तो गाना गा, यहां पे डर लगे तो पढ़ाई कर। जितना डर लगता उतनी पढ़ाई करो, डर दूर हो जाएगा। जितनी ज्यादा पढ़ाई करते जाओगे और डर डर के पढ़ाई करते 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 जब काफी पढ़ाई हो जाएगी तो जब देखोगे कितनी पढ़ाई हो गई है, डर गायब हो जाएगा। तो इसलिए डर लगे तो पढ़ाई कर। चलिए, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए वी लेट्स से फाइंड आउट द चेंज इन ए, कंसिडर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेट्स कंसिडर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब कैसे करेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, ए कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पी एक्स। ध्यान से देखो एक बार कि किस तरीके से हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। ए कंज्यूम्ड इज पी एक्स। ठीक है, ए रिमेनिंग, अब ए कितना रिमेनिंग है, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन। ए रिमेनिंग इज द फाइनल कंसंट्रेशन।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस पी एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपको, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ए रिमेनिंग इज ए नॉट माइनस पी एक्स। तो अगर हम चेंज की बात करते हैं, और ये चीज बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, लोग इसमें बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। अगर हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, ए नॉट माइनस पी एक्स, दिस इज द फाइनल अमाउंट रिमेनिंग। इनिशियल अमाउंट कितना है, ए नॉट। तो चेंज कितना है, चेंज इज माइनस पी एक्स। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज माइनस पी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालते हैं तो इनिशियल, लेट अस से इसको हम ले लेते हैं बी नॉट। इनिशियल हम बी नॉट ले लेते हैं, तो हमारे पास है इनिशियल इज इक्वल टू बी नॉट। ठीक है, कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पी एक्स। कंज्यूम्ड इज पी एक्स, नहीं पी एक्स नहीं, सॉरी, कंज्यूम्ड इज क्यू एक्स। बी के लिए कंज्यूम्ड क्यू एक्स हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, कंज्यूम्ड इज क्यू एक्स, रिमेनिंग इज इक्वल टू बी नॉट माइनस क्यू एक्स। चेंज इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फॉर सी, इनिशियल इज सी नॉट, कंज्यूम्ड इज आर एक्स, और कंज्यूम नहीं, सॉरी, फॉर्म्ड इज आर एक्स। प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, चेंज इज प्लस आर एक्स। इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन इज डी नॉट, बना कितना है, एस एक्स, चेंज कितना है, प्लस एस एक्स। ठीक है, सो द चेंज फॉर reactants is negative and for products is पॉजिटिव। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात आ जाती है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आ जाता है। एनी कंफ्यूजन से? तो चलिए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैसे आ जाता है? लेट्स से हम बात करते हैं डी ऑफ ए बाय डी टी की। ठीक है, डी ऑफ ए बाय डी टी की बात करेंगे तो यह आ जाएगा डी ऑफ माइनस पी एक्स बाय डी टी, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए तो माइनस पी एक्स है ना। दैट वुड बी इक्वल टू, माइनस पी बाहर आ जाएगा, पी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रेशियो है, एक प्योर नंबर है, माइनस पी डी एक्स बाय डी टी। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर आपके पास आ जाता है डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय पी डी ए बाय डी टी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं डी बी बाय डी टी, so that will turn out to be d of minus qx by dt, that is equal to minus q dx by dt। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आ जाता है dx बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय क्यू डी बी बाय डी टी। ठीक है,
यहां पे अगर आप dc बाय dt निकालना चाहते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी d ऑफ प्लस आर एक्स बाय dt। ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो प्लस डी एक्स आर एक्स बाय डी टी दैट इज इक्वल टू प्लस आर डी एक्स बाय डी टी। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है डी एक्स बाय डी टी वुड बी इक्वल टू 1/r डी सी बाय डी टी। अब इसी तरीके से अगर आप d का निकालना चाहते हैं, d में क्या चेंज हुआ, तो दैट इज गोइंग टू बी dt, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू d ऑफ प्लस एस एक्स बाय डी टी is equal to plus s dx by dt, and that would mean dx by dt is equal to plus 1 by s d of d by dt। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ये अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। भावना कुमारी, ये तो आपने डेफिनेशन लिख दी, लेकिन इस डेफिनेशन में एक छोटी सी गड़बड़ है, साइन की। इस डेफिनेशन में साइन की गलती है। चलिए अभी मैं डेफिनेशन दोबारा देता हूं, तब आप देख लीजिएगा आपने डेफिनेशन क्या दिया और मैं क्या देने वाला हूं। तो हमारे पास एक बड़ी मजेदार सी बात आ जाती है कि डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू -1/p डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू -1/q डी बी बाय डी टी which is equal to plus 1/r dc by dt which is equal to plus 1/s dd by dt। ठीक है, now this is called rate। ठीक है, rate of a reaction is rate of change of advancement। रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एडवांसमेंट, यानी कि टोटल रिएक्शन का कितना परसेंटेज आप पर यूनिट टाइम में कर रहे हो, यानी कि टोटल रिएक्शन के परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपने टारगेट कितना बनाया है। आपने बना लिया टारगेट जी मैं तो पूरे के सारे का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, एंड देन इन दैट केस आपसे एक आ जाएगा बेटा कितने परसेंट किया तुमने, 1% कितना किया, 2% कितना किया, तुम्हारा टारगेट इतना है, तुमने किया इतना सा है। हमेशा आपसे जब कहा जाता है, आपको जब सुनाया जाता है, तो हमेशा यह नहीं सुनाया जाता कि तुमने इतना काम किया है, सुनाया यह जाता है तुम्हारा टारगेट इतना है और तुमने इतना किया है। तो कितना किया है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा टारगेट कितना। टारगेट बड़ा बनाओगे तो काम भी रोज ज्यादा करना पड़ेगा, टारगेट छोटा बनाओगे तो काम भी रोज छोटा करना पड़ेगा, टारगेट नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखना, कितनी मेहनत आपको करनी है यह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना रोज करते हैं, आपके इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने टारगेट क्या बनाया है। टारगेट बड़ा बनाओगे तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, टारगेट छोटा बनाओगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है कि आप बड़ा टारगेट बना के ज्यादा मेहनत करना चाहते हो या छोटा टारगेट बना के कम मेहनत करना चाहते हो, या फिर आप कोई टारगेट ना बना के मेहनत ही नहीं करना चाहते। चॉइस आपकी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिसाइड करता होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ change of advancement, not the concentration। rate of change of advancement which in turn is equal to rate of change of concentration। अमाउंट कर लो, नंबर कर लो, वॉल्यूम कर लो, जो मर्जी कर लो। rate of change of concentration of any of the reactant or product divided by their respective stoichiometric coefficients। Respective stoichiometric coefficient, एक बात का ध्यान रखना, the balancing of the equation is depending on what is the pre-specified amount। जो भी pre-specified amount है उसके हिसाब से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, उससे नहीं कितना अमाउंट प्रेजेंट है। Respective stoichiometric coefficient
which are negative for reactants and positive for products. समझे? ये है डेफिनेशन. भावना कुमारी जी, आर इट क्लियर? जी बिल्कुल अक्षय ठाकुर, आपके टारगेट के हिसाब से बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर चाहिए तो वो टारगेट छोटा नहीं होता. एम्स से थोड़ा छोटा है लेकिन छोटा नहीं है. एम्स के लिए अगर आपको 720 में से 710 नंबर चाहिए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी 690 नंबर तो चाहिए. क्या बात करते हो? ठीक है. हाँ, अगर आपको भारत से बाहर जाके मेडिसिन करनी है तो कोई भी टारगेट बना लीजिए, फिर उसमें क्या दिक्कत है? फिर तो 12वीं पास करके भी आप जा सकते हैं. भावना कुमारी, आपने अभी डेफिनेशन वही तो दी है. यहां पे आपने उसके साइन की बात नहीं की थी, मैंने यही आपको बताया है. ओके, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिफरेंशियल रेट लॉ. दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ. Differential rate law gives you the instantaneous rate. Differential rate law gives the instantaneous rate. ठीक है. तो डिफरेंशियल रेट लॉ पे तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाता है. फिर हमारे पास एक एवरेज रेट भी होता है. एवरेज रेट की अगर हम बात करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास आ जाता है चेंज इन एडवांसमेंट over a period divided by the period. Is that clear? So that is what we have as the average rate of the reaction. कोई confusion किसी को? So that is what we have as the average rate. तो average rate की अगर हम बात करते हैं तो rate average is equal to delta concentration of A upon delta T1 by minus 1 by P लिख सकते हैं आप. ओके. तो ये हमने डिफरेंशियल रेट लॉ की बात की, हमने डिफरेंशियल रेट की बात कर ली, और ये भी आपको समझा दिया मैंने कि चेंज इन रिएक्टेंट नेगेटिव क्यों होता है, चेंज इन प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों होता है. चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. अब हम बात करेंगे द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स. जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, एक्चुअली हमारे पास 7 फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर कंसंट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. नाउ व्हाट आर दोस 7 फैक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन का ही दूसरा पार्ट है पार्शियल प्रेशर.
ठीक है, आप प्रेशर बोल लीजिए, शायद पार्शियल प्रेशर बोल लीजिए, मतलब एक ही है कि यहां पर भी हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ जाता है। ओके, ठीक है, तो पहला हमारे पास फैक्टर आ गया कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, तो दीज आर टेकन टुगेदर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो वहां पर हम कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो दोनों का इफेक्ट बराबर है, सेम ही है। तीसरा हमारे पास है फैक्टर जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ फैक्टर इज व्हाट वी कॉल एज कैटलिस्ट। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर इज व्हाट वी कॉल एज नेचर। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, यह नेचर ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अब चाहो तो कैटलिस्ट भी यहां पर लिख लो, बाकी मर्जी है आपकी, फेज, स्टेट, सब पे डिपेंड करता है, रेट नेचर ऑफ रिएक्टेंट और सब पे डिपेंड करता है। सिक्स्थ, व्हाट वी हैव एज solvent, and seventh what we talk about as radiation। ठीक है, अब जरा इन फैक्टर्स को एक एक करके देखते चले जाते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि किस तरीके से ये फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ब्लैक बॉय इन कह रहे हैं कि सर बताइए नीट पोस्टपोन होगा क्या? बेटा नीट के डायरेक्टर को भी इस समय नहीं पता कि नीट पोस्टपोन होना है या नहीं। सारे के सारे कोरोना की सिचुएशन लेकर बैठे हुए हैं कि कोरोना की सिचुएशन इस समय क्या है, क्या हो रही है, उसके हिसाब से नीट के पोस्टपोनमेंट की बात आ जाएगी। ठीक है, तो वी हैव द रेडिएशन, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रेट। ठीक है, अब रेडिएशन के बाद अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम सेवंथ फैक्टर से शुरू करते हैं। रेडिएशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ photochemical reactions। रेडिएशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उसको अफेक्ट करता है। दैट इज व्हाट वी हैव एज द रेडिएशन। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस हो सकता है हमारे पास, या फिर हमारे पास और दूसरे जैसे कि हमारे पास हो सकता है फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हो सकता है, उनके अंदर ये इफेक्ट करता है रेडिएशन, रेडिएशन वहां आ जाता है। ठीक है, तो रेडिएशन के बारे में इतना ही हमें बात करनी है, इससे ज्यादा हमें बात नहीं करनी। अब इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस present in huge excess, a substance present in huge excess, so that a small change in its concentration does not, small change in its concentration does not affect its availability to the reaction, so rate does not change। ठीक है, the substance present in huge excess so that a small change in its concentration does not affect its availability to the reaction, मतलब कि कितना रिएक्शन के लिए अवेलेबल है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, so that the rate does not change। It is something like कि आपके पास आप एक मकान बनवाते हैं, उस मकान को बनवाने के लिए आपको पर
स्टैंडर्ड टाइम पर आपको 20 मजदूर काम पर लगाने हैं। यू नीड 20 वर्कर्स टू बी वर्किंग ऑन द हाउस एट एनी गिवन इंस्टेंट, एंड व्हाट यू हैव डन इज आपने 200 लोगों को हायर कर रखा है। मतलब कि जितने लोग आपको काम करने के लिए चाहिए आपने उससे 10 टाइम्स लोगों को हायर कर रखा है। अब अगर मान लीजिए उस 200 में से 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं तो क्या आपके काम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमने थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज किया, 2 लोग बीमार हो गए, तब भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, आपका घर का काम बराबर चलता रहेगा, क्योंकि जितने लोग चाहिए उतने तो हमेशा अवेलेबल हैं। So that is what we call as solvent, the substance which is present in a huge excess so that its availability throughout the reaction remains the same. चाहे वो थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए, थोड़ा सा चाहे बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नाउ solvent can be, it can be the reactant, किसी रिएक्शन में हो सकता है सॉल्वेंट रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आयनिक रिएक्शन और उसको पानी में घोल दिया गया, ना तो पानी बन रहा है, ना निकल रहा है, ना कंज्यूम हो रहा है, बस पानी के अंदर वो आयंस बन जाते हैं, सो दैट द रिएक्शन बिकम्स फास्ट। इट कुड बी अ फैसिलिटेटर और जस्ट एन इनर्ट मीडियम, कुछ भी हो सकता है। जस्ट एन इनर्ट मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम किसी चीज को डाइल्यूट करने के लिए ही सॉल्वेंट डाल देते हैं, ना पार्टिसिपेट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उसने डिस्पर्स कर दिया, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड। सॉल्वेंट हमेशा रिएक्शन रेट को फास्ट करे ये जरूरी नहीं है। कई बार सॉल्वेंट डालने की वजह से रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द थिंग कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है। अब ये तो हमने सॉल्वेंट की बात कर ली कि सॉल्वेंट क्या होता है। अब जरा बात करते हैं कैटलिस्ट की। ठीक है। कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई कहेगा कि सर नेगेटिव कैटलिस्ट, बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं होता, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसे इनहिबिटर बोलते हैं। फिर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है उसे प्रमोटर बोलते हैं। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है उसे पॉइजन कहते हैं। ठीक है। कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात समझ में आ दीजिए। इनहिबिटर डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट और इनहिबिटर अफेक्ट रिएक्टेंट। ठीक है। देन वी हैव promoter, increase activity of catalyst। ठीक है। then we have poison, decreases activity of catalyst। ठीक है। ये कैटलिस्ट पर वर्क करते हैं। तो ध्यान रखिए कि 4 टर्म अलग अलग है, इनको सबको मिक्सअप मत कर दीजिए, मिक्स एंड मैच मत कर दीजिएगा। कोई दिक्कत यहां पर? सही कह रहे हो भावना, अगर चेंज बहुत ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट कर देगा। आज कितने बजे तक होगा? 11:30 बजे तक। रोज हमारी 11:30 बजे तक की तो क्लास होती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द वेरियस फैक्टर्स। यहां पे हमने कैटलिस्ट की बात कर ली, कैटलिस्ट, इनहिबिटर, प्रोमोटर और पॉइजन क्या होता है। अब हमने कौन से फैक्टर्स की बात कर ली? हमने रेडिएशन की बात कर ली, हमने सॉल्वेंट की बात कर ली, हमने कैटलिस्ट की बात कर ली, अब हमने नेचर की बात कर ली। बेटा देखो, अगर हम नेचर की बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट की नेचर की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की नेचर अगर हम बदलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है। यहां पर जब हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट की, तो हमारे पास एक बड़ा पिक्यूलियर एग्जाम्पल आ जाता है, बहुत ही पिक्यूलियर एग्जाम्पल, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन।
auto catalyzed reaction, a reaction in which product further catalyzes the reaction. Auto catalyzed reaction, the reaction in which product catalyzes the reaction. इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि हमारे पास है CH3COO CH3 प्लस H2O gives us CH3COOH plus CH3OH. अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो दिस गिव्स H प्लस. नाउ H प्लस कैटालाइजेस. तो जैसे ये रिएक्शन थोड़ा सा हो जाएगा फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में प्रोडक्ट एक कैटलिस्ट बन जाता है. H प्लस इज अ कैटलिस्ट. या फिर हमारे पास है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, या फिर H2C2O4 बोल दें इसको. प्लस 16H plus gives us Mn2 plus CO2 plus H2O. ठीक है, यहां पर मैंगनीज 2 प्लस catalyzes the रिएक्शन. इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको हीट करना पड़ता है, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूसली करने के लिए हीट की जरूरत नहीं होती. जो Mn2 प्लस इस रिएक्शन में बना है दैट विल फर्दर कैटलाइज द रिएक्शन. तो यहां पर हमारे पास ऑटो कैटलाइज रिएक्शन हो जाता है. तरुण कुमार, मेरी रोज क्लास 10 बजे होती है, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है. तो वी हैव द क्लास एवरी डे एट 10 o'clock. सो रिमेंबर इट, वी हैव द क्लास एवरी डे एट 10 o'clock. ठीक है. So that could be the effect of the reaction of the rate of the nature of the product on the rate of the reaction. तो अब हम नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली, रेडिएशन के बारे में थोड़ी सी बात कर ली. टेम्परेचर की बात अगर हम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, रेट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन increases with temperature. Rate of every chemical reaction increases with the temperature. ठीक है. ओके. अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर की. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ concentration and partial pressure. ठीक है. अब एक बात का ध्यान रखना, एक थ्योरी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कॉलिजन थ्योरी. वी हैव समथिंग कॉल्ड द कॉलिजन थ्योरी. अब कॉलिजन थ्योरी की बात करते हैं तो कॉलिजन थ्योरी सिंपली ये कहती है कि फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, for the reaction to take place, the reactant molecules must collide with each other. ठीक है. ओके. Of all the collisions,
only a fraction is effective. मतलब कि थोड़े से ही रिएक्शन होता है. With increase in concentration or partial pressure. With increase in concentration or partial pressure, the number of collisions increase, and so rate increase. So that is what we have as the effect of the concentration of and the partial pressure of the reactant. जैसे जैसे आप concentration और partial pressure reactant का बढ़ाते चले जाएंगे, the number of collision will keep on increasing, and with the number of increase in collisions, the rate of the reaction also will increase. ठीक है, तो ये हमारे पास effect of concentration आ जाता है. अब हमारे पास एक लॉ आता है, बहुत सिंपल सा लॉ, which is called Goldberg and Waage law. Goldberg and Waage law, जिसे लॉ ऑफ मास एक्शंस भी कहा जाता है. लॉ ऑफ मास एक्शंस बहुत सिंपल सा लॉ है, विच सिंपली सेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant. ठीक है, अब एक्टिव मास क्या है? Active mass. Active mass is the the quantity which directly affects the rate of reaction, या quantity on which the rate of reaction is directly dependent. That is what we call as active mass. ठीक है, to get active mass, the concentration of reactant is raised to power a number which is called order. ठीक है, it is raised to the power a number which is called order. अब order की definition दे दें. The real number, positive, negative, fractional, rational, irrational, कोई भी हो सकता है. The real number by which the concentration must be raised
to get the active mass of the reactant, the real number by which the concentration must be raised to get the active mass of the reactant is termed order. ठीक है, ओके। अब एक बात का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है। मतलब कि ये तो कहने की बात है, जब मैंने बोल दिया रियल नंबर तो रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नॉट नेसेसरली बेटा, इट इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जरूरी नहीं एक्टिव मास उतना हो। एक्टिव मास इज द मास विच एक्चुअली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, और इट इज द क्वांटिटी विच एक्चुअली अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दैट इज एक्टिव मास, जिसके अंदर अगर चेंज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई लाइक डिसलाइक? तो लाइक तो करो भाई, लाइक करना तुम्हारा मुश्किल होता जा रहा है। So that's what we have as the order of reaction. भावना कुमारी, आप सर्च तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इन डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, मेरी डेफिनेशंस थोड़ी सी अलग हो जाती हैं जो आपको नेट पर या बुक में मिलती हैं। तो ये हमारे पास आ गया टर्म्ड द ऑर्डर। ऑर्डर कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अ रियल नंबर। और दूसरी बात, ऑर्डर इज ऑलवेज experimentally determined. Order is always experimentally determined. It cannot be predicted from equation. ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑल इज इंडिपेंडेंट, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द गुलबर्ग एंड वागे लॉ, a raised to power alpha is active mass of A. ठीक है, where alpha is order with respect to A. ठीक है, B raised to power beta is active mass of B, where beta is order with respect to B. ठीक है, alpha plus beta is equal to n, which is called overall order of reaction. ठीक है, so alpha plus beta is equal to n, which is termed as overall order of the reaction. हमारे पास आ जाएगा रेट की इक्वेशन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power alpha, b raised to power beta. So that is the expression that we get. अब ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाता है रेट इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में कांस्टेंट होता है k, तो दिस इज k
into A raised to power alpha, B raised to power beta. अब यहां पर K क्या है? K is called the rate constant. K is also called velocity constant, and K is also called specific rate. ठीक है? K is called the rate constant, K is called the velocity constant, K is called the specific rate. ओके, या फिर अगर डेफिनेशन लिखें तो K is equal to the rate of reaction when concentration of each reactant is unity. 1, कोई भी यूनिट ले सकते हो, इकाई, एक इकाई के बराबर है. ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी हैव एज K, द स्पेसिफिक रेट, द रेट कांस्टेंट, द वेलोसिटी कांस्टेंट. अब एक और बात, द वैल्यू ऑफ K does not depend on concentration or partial pressure, but it depends on nature, temperature, catalyst, solvent, radiation. ठीक है? तो अगर नेचर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट या रेडिएशन बदलते हो तो K बदल जाएगा. अगर प्रेशर कंसंट्रेशन बदलते हो तो K में कोई फर्क नहीं आएगा. तो हमारे पास है रेट is equal to K into concentration of A raised to power alpha into concentration of B raised to power beta. ठीक है? अब यहां पे अगर हम K के यूनिट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ K. देखो, रेट का यूनिट क्या है? रेट का यूनिट इज कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम. तो दैट इज द चेंज इन रेट. रेट का यूनिट आ जाता है. दैट विल बी इक्वल टू K. यहां पर आपके पास है कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा, यहां पर आपके पास यूनिट है कंसंट्रेशन रेज टू पावर बीटा. तो हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन रेज टू पावर n, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज n. तो अगर हम K के यूनिट की बात करें तो K का यूनिट हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. ठीक है? एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन है? तो यहां पे K का यूनिट आ जाता है कंसंट्रेशन इनटू रेज टू पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स. दैट इज द यूनिट ऑफ K. ठीक है? Once we have talked about the unit of K, let's talk about the units of certain order of reactions. तो हमारे पास रिएक्शन का ऑर्डर है फॉर जीरो ऑर्डर. K is equal to concentration raised to power 1, n की वैल्यू जीरो है ना, टाइम इनवर्स. तो अगर हम कंसंट्रेशन को ले लेते हैं मोल्स पर लीटर में तो दैट विल टर्न आउट टू बी मोल लीटर इनवर्स. टाइम अगर सेकेंड्स में ले लेते हैं तो सेकेंड इनवर्स हमारे पास एक यूनिट बन जाता है. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो दैट विल बी K is equal to concentration raised to power 1 minus 1 time inverse. So that will actually turn out to be seconds inverse. Okay? अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें that will turn out to be K is equal to concentration raised to power 1 minus 2
ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल रेज टू पावर -1 सेकेंड, मोल लीटर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ रेट कांस्टेंट्स के यूनिट, और रेट कांस्टेंट के यूनिट से वी कैन एक्चुअली नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेने का तरीका है, ये कोई कैलकुलेशन का तरीका नहीं है। ये नहीं कि आपने अरे सर हम तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल लेंगे फिर हम ऑर्डर निकाल लेंगे। उल्टा होता है, ऑर्डर पहले निकाला जाता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट उसके बाद डिसाइड होता है। क्वेश्चन के अंदर आप पता कर सकते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, अदरवाइज ये कोई एक्सपेरिमेंटल वे नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है, so that's what we have as the unit of rate constant and the rate of the reaction. Okay, having talked about the units of the rate constant, now we need to talk about the mechanism of the reaction. कुछ mechanism की बात करते हैं. Let's talk about the classification, reactions. तो जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इज एलिमेंटरी, which are single step, simple reaction. Elementary reactions are single step simple reaction. ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास है complex reactions, multi step reactions. इरम, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कृपया इन सब में से किसी का जवाब मत देना, मैं इन सबको ब्लॉक कर रहा हूं। रोहन, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। That's what we have as elementary and complex reactions. ठीक है, अब इन सारे के सारे रिएक्शंस की बात हम करेंगे कल की क्लास के अंदर। We'll continue with this part in the next class. Okay, so join with me in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET _official and t.me/Unacademy NEET VJ. These are the Telegram channels. Unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy. Join with us in community. कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो, ओपन हाउस में ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, प्लस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑल दीज थ्रू दिस पर्टिकुलर पेज, फॉलो मी हियर एंड ज्वाइन। लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है 4 मई से शुरू हो चुका है। आज हम यहां पर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आज ज्वाइन कर सकता है। आज ठोस अवस्था का पहला सत्र है, यहां पर ठोस अवस्था करेंगे और रात को 10:30 बजे हम करने वाले हैं एक स्पेशल क्लास के ऊपर गैसियस स्टेट के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर के सारे सेशन सॉल्व कर देंगे। Let's crack NEET UG with Unacademy, offer valid for both Plus and Iconic subscription. Limited time offer है हमारे पास,
12 month of NEET UG, 12 month of CBSE subscription free for class 12th board preparations. ठीक है, और यहां पर 24 मंथ के साथ 24 मंथ फ्री है. यूज द कोड AVLIVE फॉर 10% डिस्काउंट एंड ज्वाइनिंग विद मी. ट्रिपल शॉट सीरीज है, डे 29 केमिकल काइनेटिक्स. 30 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म. कल हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं. और यहां पर हमारे पास है रैंकर सीरीज, जिसमें हमारे पास है स्पेशल क्लासेस पेपर नंबर 64. कल रात को 10:30 बजे होगा. द्रव्य की अवस्थाएं आज यानी कि गैसियस स्टेट के बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं रात को 10:30 बजे. 2 घंटे का सेशन है, तैयार रहिएगा. 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पूरा का पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे. सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी. 3 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 22,000 रुपीज ओनली. एंड हियर वी हैव नीट यूजी 2023 एंड नीट यूजी 2022 के लिए टर्बो 15 टेस्ट सीरीज हमारे पास है. एनविजन बैच फॉर टारगेट 2023 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है. नीट ग्लोरी हमारा ऑलरेडी चल रहा है. एंथ्यूज बैच 13 अप्रैल से चल रहा है. वी हैव उम्मीद फिर से नीट 2022 एंड अप्रैल 13, एंड वी हैव ऑल स्टार बैच विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 20th. ठीक है, एंड हियर वी हैव फास्ट ट्रैक बैच. फास्ट ट्रैक बैच अप्रैल 13 से हमारा चल रहा है. ओपन हाउस हमारे होते हैं. एंड वी हैव द यूएलआई टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. नीट 2022 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है. एंड रिवीजन कर सकते हो नीट यूजी का अनअकैडमी मास्टर्स पीवाईक्यू के साथ. अनअकैडमी आस्क का डाउट अवेलेबल है अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप पर. 3 डाउट एक साथ पूछ सकते हैं आप. अनअकैडमी ब्राउज सॉल्यूशन डिटेल्ड स्टेप वाइज वीडियो सॉल्यूशन है नीट यूजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का. इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी. नेवर मिस ऑन एनी अपडेट्स फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर. नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल, फीडबैक डायरेक्टली विद एजुकेटर्स वाया पोल्स. ठीक है, 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा पास. ज्वाइन विद अस, अनब्लॉक द डोर्स फॉर नीट यूजी 2022 एंड 2023-2024 एग्जामिनेशंस. प्लस है हमारे पास आइकॉनिक के प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और लिमिटेड एक्सेस है. आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है. एवी लाइव कोड यूज कीजिए एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ ले लीजिए. थैंक यू. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके. और नोट्स आपसे कुछ ही देर के बाद टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर जो है हमारी 5:15 बजे. टिल देन, बाय बाय.